नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि इधर कुछ दिनों से जब तक हमारे समाचार चैनलों पर गैर जरूरी जनता की चीज़ें दिखाई जाएंगी, तब तक मैं बीइंग ए पूर्वांचली पूर्वांचल के विकास के संभावनाओं पर जो अपने समझ में आता है वो करूं और आप जैसे कुछ विद्वान लोगों से राय मशवरा लूं, आप लोगों का आशीर्वाद लूं और पूर्वांचल की ही बात करूं। लेकिन आज 25 जून है, आज पूर्वांचल की बात होगी क्योंकि 25 जून पूर्वांचल से ज़्यादा मशहूर है। पूर्वांचल के लोगों ने ज़्यादा 25 जून को महत्व दिया है, तो पूर्वांचल के बगैर तो 25 जून का कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपातकाल पर बात किया जाए, क्योंकि हमारा समाचार चैनल्स आर इंटरप्राइजेज बन गए हैं। आर इंटरप्राइजेज मतलब रिलायंस रामदेव इंटरप्राइजेज में मनोरंजन ही अलग है। एक आर मतलब रिलायंस, दूसरा आर मतलब रामदेव, तीसरा इंटरप्राइजेज मतलब मनोरंजन। उस मनोरंजन में सरकार आ जाता है और कुछ जो विज्ञापन होती हैं वो आ जाते हैं। मतलब हमारा समाचार आर इंटरप्राइजेज का है और जब तक ये आर इंटरप्राइजेज चलेगा, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बातें, अपनी बातें, देश में पूर्वांचल में क्या स्थान है, पूर्वांचल क्या हो सकता है, उस पर बात किया जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज 25 तारीख, आप सब में से कई लोग हैं जो 77 के बाद के जन्म हैं, तो उन लोगों को शायद विकिपीडिया और सोशल मीडिया से जानकारी होगी, क्योंकि मैं 8:30 बजे से समाचार चैनल देख रहा हूँ। मैं लॉकडाउन में समाचार को नहीं देख रहा हूँ क्योंकि उधर कोरोना से समाचार मार रहा था। कोरोना मुझे लग रहा था कि और ज़्यादा टीवी देखूंगा, साला कोरोना मेरे को जरूर पकड़ लेगा, तो मैं टीवी देखना बंद कर दिया था। मनोरंजन की चीज़ें और कहीं देखता था। अब चीन का लग रहा है कि एक गोला मेरे ऊपर ना गिर जाए। मैं अपना वजन करा तो पूरा 3.5 ग्राम वजन मेरा कम हुआ है। ध्यान से फिर से सुनिए, 3.5 ग्राम वजन मेरा कम हुआ है, ये चीन के तरफ मुंह करके तोप के डर से। तो मैंने कहा कि यार ये एक तोप हमारे ऊपर ना गिर जाए, मैंने बंद कर दिया। 8:30 बजे से लेकर के और 10 बजे अभी आपके सामने आने से पहले तक मैं समाचार चैनल को देखा। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हो सकता है आप लोगों ने किसी चैनल पर देखा, बट मैं करीब करीब सभी हिंदी चैनलों को देखा। इमरजेंसी की विशेषांक कहीं नहीं थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मोत्सव है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं था। चीन पर हम कितना अंदर घुस गए हैं और चीन हमारे अंदर कहाँ से पीछे आ गया, यही समाचार है और मैं इससे दुखी हूँ। बड़े भाई निर्मल सिंह जी, प्रेम नारायण द्विवेदी जी, डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, श्रीकांत भाई, आप सब लोगों को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। जो लोग आज इमरजेंसी पर बोलना चाहेंगे उन सबका स्वागत है। आप लोग कहिएगा, मैं आपको आमंत्रित करूँगा। कैमरा निर्मल भाई का दिख रहा है और एक सज्जन और है जिनका कैमरा दिख रहा है। मैं चश्मा लगा लूँगा तो पता चलेगा। ठाकुर एस चौहान साहब को भी मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। तो खैर, इमरजेंसी की आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी, निर्मल भैया, चौहान साहब, इस सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा है कि मैं इमरजेंसी की थोड़ी बैकग्राउंड आपको बता दूँ। मित्रों, आप सबों को पता होगा कि 25 जून 1975 से लेकर के और 21 मार्च, अनफॉर्चुनेट मेरे जन्मदिन के दिन ही वो रिलीज हुआ। 21 मार्च 77 तक, 21 महीने तक इस देश में आपातकाल रहा। आपातकाल क्यों लगा है आप सबको पता है। हमारे जेपी सिन्हा साहब, जेम कहे जगमोहन सिन्हा साहब ने इंदिरा गांधी के रायबरेली में राजनारायण जी पर जीत को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आप गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, आपको अयोग्य घोषित किया जाता है और साथ में आगे 6 साल तक आप दोबारा कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इंदिरा गांधी को तुरंत ध्यान आया कि भाई संविधान में 6 महीना तक बिना सदन के सदस्य बना जाएगा, तो 6 साल तक के लिए हो गया, तब तो प्रधानमंत्री का सपना खत्म हो गया और मेरे पीछे इतनी लंबी लाइन है कि अगर मैं एक बार जेल गई या बाहर हुई तो फिर बाहर ही हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या करें। उनके पुत्र श्री संजय गांधी जी ने उनको सलाह दिया कि भाई आप क्या करिएगा, आप मालिक हैं देश में। नेहरू गांधी परिवार मालिक के लिए बना होता है कि ये सब अदालत के लिए बना है। अदालत का सम्मान तभी तक है जो अब हमारे फायदे में हो। अब सिन्हा साहब को मैनेज करने का भरपूर प्रयास किया था, ये संजय जी का शब्द है कि मैंने बड़ा प्रयास किया था, दबाया, धराया, ललचाया, लेकिन ये अलग मिट्टी का बना है, पूर्वांचल का है। पूर्वांचल वालों की मिट्टी अलग होती है। ये पाँव में पकड़ लेगी ना तो बोरिंग के पानी से मारने पर छोड़ती नहीं, जब तक उसको हाथ लगा के न सलाई हमारी मिट्टी पाँव नहीं छोड़ती है।
तो ये इतनी सख्त मिट्टी का पूर्वांचली शेर है तो हो नहीं पाया। नहीं तो बनना तो मैं बयान में देता कि भाई हमको अपने अदालतों पर अभिमान है, अदालतों पर भरोसा है, लेकिन ये भरोसा वाला अदालत नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका चुनाव डिस्क्वालीफाई कर दिया। रायबरेली से वो चुनाव अब प्रधानमंत्री रह नहीं सकती थी क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं थी। तो उन्होंने अपने कुछ कोटरी वाले लोगों के समझावे में आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर रेडियो पर चिर परिचित आया कि नमस्कार बहनों भाइयों, भारत के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद, हालांकि उन्होंने फखरुद्दीन नहीं कहा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। यही शब्द उनका, आपातकाल नहीं बोला उन्होंने, आपातकाल की घोषणा की। इतनी जल्दी में थी कि आपातकाल, इंदिरा जी बोल पढ़े लिखे थे, हिंदी भी उनको बहुत बढ़िया आता था, भोजपुरी बढ़िया बोलते थे, अंग्रेजी तो उनका वातावरण ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने आपातकाल नहीं किया। वीडियो पाए आप सब सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला था कि भारत के राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके सारे अधिकार सुरक्षित हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बाकी का वो सब इतिहास है। उसी लॉ में हमारे तब के इंदिरा जी, मेरे अपने तो श्रद्धेय शरद चंद्रशेखर जी को क्या क्या यातना झेलना पड़ा, अटल जी, अडवाणी जी, विजय राजे सिंधिया जी, मतलब वो बहुत लंबा लाइन है। उसी विरोध में, इंदिरा गांधी के विरोध में जो नई खेप आया, उसमें ये नीतीश, लालू, इस सब लोग आए हुए हैं। आज का चर्चा आपातकाल में क्या हुआ, क्या यातनाएं दी गई, क्या दबाया गया, क्या हुआ, इस सब पर बहुत कहा जा चुका है। ये कहने की बात नहीं। हम लोग अगर वही कहे को कहेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? हम तो कहे को कहें तो फिर हम क्यों कहें? हमें जो अपने से समझ में आती है, और जब मेरे सामने निर्मल सिंह, प्रेमनाथ द्विवेदी जी जैसा समझदार होशियार आदमी हो, आज मेरे को आशीर्वाद दे रहा हो, तो मैं तो बढ़िया ही कहूँगा ना। और अगर कुछ गलत होगा आप मेरे को समझा देंगे। निरंजन चौहान साहब को भी नमस्कार। तो मुझे जो लग रहा है आपातकाल की स्थिति, उसकी वर्णन और विशेष करने से पहले भारत में प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को मैं प्रणाम बोलता हूँ। आज उनका जन्मदिन है। आदमी को आदमी के लिए आदमियत नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात का प्रमाण विश्वनाथ प्रताप सिंह जी है कि ना तो उनके जन्म पर किसी को खुशी हुई, मरने का तो पता ही नहीं चला कि वो मर गए, मतलब देहांत हो गया कहीं, अगर आपको मरना समझ लग रहा होगा, क्योंकि उस वक्त मुंबई में पाकिस्तान के आतंकवादी अटैक किए होते, सारे टीवी चैनल पर आतंकवादियों की गोलीबारी दिखाई दी। इसी बीच विश्वनाथ प्रताप जी निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के सामाजिक ताना न बिगाड़ने के सबसे बड़े झंडोलमदार हैं। अगर इस देश में कोई आदमी सबसे बड़ा सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का जिम्मेवार है, वो आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। प्रधानमंत्री थे, मेरे देश के धरोहर थे, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन उनको अच्छा या बुरा किसी रूप में तो उनको याद किया जाना चाहिए था, लेकिन समाचार चैनलों ने एक ने भी विश्वनाथ प्रताप पर कोई स्टोरी चलाना उचित नहीं समझा। मैं इस बात का मजम्मत करता हूँ, इस बात का विरोध करता हूँ। वो चाहे अच्छे थे बुरे थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे। ऐसे आदमी को अगर समाचार में कहीं स्थान न मिले तो ये फिर मेरा वो कहना कि हमारा समाचार चैनल आरआर इंटरप्राइजेज हो गया है, मतलब फिर से दोबारा आरआर मतलब रिलायंस रामदेव इंटरप्राइजेज। इंटरप्राइजेज मतलब मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, आरआर इंटरटेनमेंट, रिलायंस रामदेव मनोरंजन। मनोरंजन में वो कुछ कुछ विज्ञापन और कुछ हंसी वगैरह, कुछ कार्टून वगैरह आ जाता है, वो है, और बाकी रामदेव और उसका समाचार है। अब मैं आपको बताऊं, जॉर्ज फर्नांडिस, हाँ नहीं, जॉर्ज प्रेमनाथ द्विवेदी जी जॉर्ज फर्नांडिस ही अकेले नहीं झेले, बहुत लोग जहाँ जॉर्ज फर्नांडिस के साथ यात्राएं हुई। जॉर्ज साहब तो अंततः गांधी परिवार का तस्वीर हटवा दिए थे अपने मंत्रालय, हटाओ सब देशद्रोही लोग हैं, वो एक अलग है। वो मतलब इमरजेंसी ऐसा नहीं कि किसी के साथ कोई रियायत बरती गई। इमरजेंसी में जो इंदिरा जी के सामने दिखा, जो उनके विरोध करता हुआ प्रतीत हुआ, जो विरोध करते हुए हैसियत लगा, उसको हटा दिया गया इंदिरा जी के द्वारा। ये इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। खैर, मैं बात इमरजेंसी पर नहीं कर रहा हूँ, कैसे हुआ क्या वो सबको बताया। मेरा स्लोगन है, मेरा जो हेडलाइन है कि इमरजेंसी कल, आज और कल। अगर मान लिया जाए कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने बहुत बुरी, बड़ी भ्रष्टम और बहुत खराब स्थिति कर दिया था इंदिरा जी ने अपने शासनकाल में, जिसके लिए उनको इमरजेंसी लगाना पड़ा, तो मैं एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की स्थिति क्या है, आज हम किस स्थिति पर खड़े हैं। इंदिरा गांधी के समय वाला इमरजेंसी और आज के समय वाला इमरजेंसी में हम कहाँ हैं, इस बात का जवाब आप सबसे चाहिए मुझे। क्या हम इस स्थिति में नहीं है कि हम 20-20 MLA
डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो एनओसी लेकर के दोबारा से सांसद बना रहता है। क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं? क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ आज के तारीख में जो प्रतिष्ठानों का स्थिति है, आज के तारीख में जो हम संवैधानिक सीटों की जो मात्रा है वो किस स्तर पर और कहाँ गया हुआ है, हम आज ये नहीं देख पा रहे। मुझे याद है मैं एक जनता दल के 20 सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया कोर्ट। एक तो मैं एक के साथी गवाह हूँ, आदरणीय रामसुंदर दास साहब थे, और 20 लोग थे जनता दल के सांसद जिसको अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या किया, क्या स्थिति थी, वो चर्चा का विषय नहीं। विषय है कि अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। कपिल सिब्बल को मैं पहली बार तभी देखा था। कपिल सिब्बल गए और सिर्फ ये बोलने के लिए कि आई हैव नो टाइम, तो बोला कि फलाना डेट नो दैट टाइम आई एम इन बॉम्बे। सिर्फ ये बात कहने से, कहने मात्र से ही अगर आपको पूरे 6 साल का कार्यकाल निकाल लेने का समय मिल जाता है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसके बाद भी अगर कोई महत्व रह जाता है क्या इमरजेंसी। मैं इस बात पे आपसे पूछना चाहूंगा। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि संवैधानिक मान्यताओं, संवैधानिक जगहों और सरकार की प्रतिष्ठा तब और अब में कितनी ढीली है, कितनी हिली है और क्या है, ये क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? भारत के लोगों के प्रति लोगों का आदर, लोगों का विश्वास तब और आज में कितना आया है, क्या है आपको बताने की जरूरत है क्या? आज इमरजेंसी, उस वक्त इंदिरा जी वाला इमरजेंसी और आज का अघोषित इमरजेंसी, मैं आज कोई आपातकाल लगा नहीं है, लेकिन क्या किसी समाचार चैनल पर आपातकाल का आज चर्चा न होना ये इमरजेंसी से कम है क्या? विश्वनाथ प्रताप सिंह का आज जन्मदिन था, इस विषय पर कोई स्टोरी ना चलाना, क्या ये इमरजेंसी से कम है क्या? और अगर इससे भी बुरी और इससे भी बड़ी चाहते हैं तो अब और क्या चाहते हैं, हमें ये बताया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि आपातकाल तब और अब में क्या अंतर है, आपातकाल तब और अब में क्या अंतर है। तब का आपातकाल बढ़िया था या आज का आपातकाल बढ़िया? मैं किसी आदमी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, मैं किसी आदमी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी प्रतिष्ठान, संस्थान, सरकार, राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा। तब कम से कम इंदिरा गांधी के विरुद्ध बोलने की किसी की हैसियत नहीं थी, तो आज क्या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोलने की हैसियत में कोई है भारतीय जनता पार्टी में? सोनिया जी के विरुद्ध बोलने की हैसियत में है कांग्रेस पार्टी में? मायावती के विरुद्ध बोलने की हैसियत में है बहुजन समाज पार्टी में? अखिलेश यादव के विरुद्ध बोलने की हैसियत में है कोई उस पार्टी में? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कोई है क्या ऐसा? मेरा ये प्रश्न आपसे है। मित्रों, एक बात और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब हम आपातकाल, इमरजेंसी, आंदोलन की जब बात करते हैं तो तुलना करते हैं कि उस इमरजेंसी में क्या हुआ और आज के इमरजेंसी में क्या है। मैं इस बात इमरजेंसी कहने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि क्या हम तब और अब में कुछ सीखे हैं, तब और अब में कुछ समझ पाए हैं, तब और अब में कुछ फर्क कर पाए हैं, तब और अब में हमने कुछ समझा है। ये बात आप सबों से चर्चा करने की आवश्यकता है। इमरजेंसी के टाइम में मैंने सुना था कि कोई दिन रेलगाड़ी लेट नहीं चली, रेल के ड्राइवर और कंडक्टर सब वही थे, गार्ड वही थी, रेल पटरिया वही थी, लेकिन इमरजेंसी में उनको पता था कि अगर हम कुछ ढीला करें तो हमारी नौकरी चली जाएगी। आज हम इतने ज़्यादा स्वतंत्र हैं कि हम अगर चाहें तो ड्यूटी जाएं, ना चाहें तो लॉकडाउन की तरह से अपने घर में बैठे ने, कोई पूछने वाला नहीं है। मित्रों, आपातकाल सिर्फ इस बात के लिए इसको नहीं कहा जाता जिसमें भारत के राष्ट्रपति जी कह दें कि ये आपातकाल का घोषणा हो गया। आपातकाल उसको भी कहा जाता है जिसमें राष्ट्रपति को कहने की जरूरत नहीं महसूस होती और लोग आपातकाल की स्थिति को भुगतते हैं, आपातकाल की स्थिति जैसा महसूस करते हैं। आज इमरजेंसी के पहले क्या किसी की हैसियत थी कि बिना ड्रग कंट्रोलर के अप्रूवल के और सूचना के एक प्राण रक्षक दवा लॉन्च कर दे और उसको अभी तक जेल न जाए? अब इससे भी बुरा आपातकाल,
मैं इमरजेंसी का इंडोर्स नहीं कर रहा, इमरजेंसी को अच्छा नहीं कर रहा, मैं इमरजेंसी को कहीं से बढ़िया नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं कि हमारे लोकतांत्रिक परिदृश्य में सरकार लोकतंत्र की सारी मूल्यों का पालन करे, लोकतंत्र के सभी मूल्यों का अक्षरशः निर्वहन करे। लेकिन फिर भी क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है कि कोई आदमी इस बात के मगरूरता में कि जी मेरा सरकार तक पहुंच अप्रोच है और समाचार के सभी चैनलों में मेरा विज्ञापन है या पैसा लगा हुआ है, मैं प्राण रक्षक दवा लॉन्च कर दूं और ना तो कोई सरकार उसको अप्रूवल दे रहा हो, ना ही ड्रग कंट्रोलर अप्रूवल दे रहा हो, ना ही कोई उसकी जानकारी रखने वाला आदमी अप्रूवल दे रहा हो। क्या ऐसा संभव है? क्या इमरजेंसी में ऐसा संभव था? क्या इमरजेंसी के दौरान ये सोचा जा सकता था या इमरजेंसी से पहले 25 जून 1975 से पहले 1952 जब हम देश में आज़ाद हुए तब से लेकर के अब तक क्या हमने कभी ये सोचा था, हमारी हिम्मत थी, हम कोई एक कल्पना भी कर सकता था कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोई आदमी ये कहेगा कि मैंने प्राण रक्षक दवा बनाया है, ये बूटी डाला है और किसी लैब में जांच नहीं करवाया है? क्या इमरजेंसी इससे बुरी थी? मैं दोबारा से कह रहा हूं कि मैं इमरजेंसी को इंडोर्स नहीं करा, लेकिन चर्चा तो होगी ना कि इमरजेंसी में क्या हुआ और इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, इमरजेंसी उससे उपजे नेताओं का क्या हुआ, इमरजेंसी के आंदोलन करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ और उन लोगों ने आगे क्या किया। इस विषय पर चर्चा तो करनी पड़ेगी, ये पास तो करना ही चाहिए। अगर ये नहीं किया जाएगा तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका कोई सार्थकता होगा। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके देश को बहुत बड़ा उपकार किया, वो बहुत गलत की, इस बात की आज तक कोसा जाता है। आज भी कांग्रेस के लोग कहीं भी कुछ लोकतंत्र और मानवाधिकार पर बात करने लगते हैं तो फट से उनके ऊपर हथौड़ा ठोक दिया जाता है कि आपातकाल लगाने वाले लोग मानवाधिकार की बात कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर परिवार में कभी किसी ने कोई गलत कर दिया है, किसी ने कोई ऊंच नीच हो गई है तो पूरा जीवन सर उठा करके नहीं जी सकते। लेकिन लोकतंत्र को पहली बार गला घोटा गया हो 25 जून 1975 को, तो क्या 25 जून 2020 को हमारी सारी लोकतंत्र की अधिकार सुरक्षित है? क्या हमको अधिकार है कि मैं लोकतंत्र की सारी मूल्यों की रक्षा कर सकूं? मैं दिल्ली में रहता हूं, रोज समाचार आता है कि एलजी साहब ने बोला कि क्वारंटाइन में घर जाना है, मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि एलजी साहब भाजपा के एजेंट है। क्या आपको ये कल्पना थी कि 25 जून 1975 के पहले कोई सूबे का मुख्यमंत्री कह सकता था कि मुख्यमंत्री फलाने पार्टी का एजेंट है? क्या इतनी गिरी हुई लोकतंत्र तब थी? इतनी गिरी हुई राजनीतिक दल थे, इतनी गिरे हुए राजनीतिक लोग थे? क्या ऐसा था? क्या 25 जून 1975 से पहले केंद्र सरकार को दिल्ली राज्य का सत्ता अपने हाथ में लेने की जरूरत महसूस हुई, जबकि यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है और आईटीबीपी और सेना को यहाँ के कोरोना मरीजों से लड़ने के लिए सामने आना पड़ा? आईटीबीपी ने आज से मोर्चा संभाल लिया। चीन में हमारा झगड़ा चल रहा है, चीन से टसल चल रहा है, जवान मारे जा रहे हैं वहां पर। आईटीबीपी वाले लोग चीन में जा करके अपना स्वास्थ्य सुविधा देते, जो हमारे सैनिक घायल हुए थे उनको छोड़ करके दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की जानकारी का हिफाजत कर रहे हैं और सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नकारा आदमी मुख्यमंत्री बन गया है। क्या 25 जून 1975 इस बात की कल्पना की जा सकती थी कि दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री बैठ जाएगा जिसके पास कुछ नहीं होगा? कोरोना का इलाज आईटीबीपी करेगी, अस्पतालों की व्यवस्था सरकार करेगी और टीवी पर केजरीवाल बकवास करेंगे कि ये हो गया, एलजी गलत है, एलजी भाजपा के एजेंट है। क्या इस तरह की कल्पना 25 जून 1975 से की जा सकती थी? इससे भी बुरी इमरजेंसी की हाल हो कर सकता था जब राष्ट्रीय राजधानी में सेना को स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ रहा है। इमरजेंसी इससे भी बुरी थी क्या? इससे भी बड़ी थी क्या? इससे भी खराब थी क्या? मैं दोबारा कह रहा हूं कि इमरजेंसी को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा और इमरजेंसी तो होना ही नहीं चाहिए। इस देश में आपातकाल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि हमको हमारे मूल्यों से रोका जाए, लेकिन अघोषित भी ना रोका जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। एक तो होता है कि कह करके कहा जाता है कि जी अब नोटिफाइड हो गया कि आपके सारे अधिकार ले लिए गए, अब समाचार में वही छपेगा जो संजय गांधी चाहेंगे, टीवी पर वही चलेगा, रेडियो तब उतना टीवी नहीं था, रेडियो पर वही चलेगा जो संजय गांधी चाहते थे या सरकार चाहती थी, इंदिरा जी चाहते थे, उनके लोग चाहते थे। लेकिन क्या आज टीवी में वो चल रहा है जो टीवी का पत्रकार चाह रहा है? आप
सब लोगों के पास टीवी होगा, हमारे से महंगा और बढ़िया टीवी होगा और मेरे से बड़ा ज़्यादा चैनल आता होगा। आप में से किसी ने इधर समाचार टीवी पर देखा क्या? अगर देखा तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि हाँ मैंने फलाना समाचार चैनल पर समाचार देखा। परमार तुम कहाँ से कान के बहरे और आंख के अंधे हो क्या कि समाचार तुमको नहीं दिखाई दिया? हमने तो समाचार नहीं देखा जी 2-3 महीनों से। उधर कोरोना देखा और इधर चीन देख रहा हूं, ये समाचार है। समाचार में चीन का आता कि चीनी सैनिकों के अतिक्रमण का भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे 20 बहादुर सैनिक घायल हुए, कुछ वीर गति के प्राप्त हुए, देश को उन पर प्राउड है। प्रधानमंत्री ने अपना शोक संवेदना किया है और कहा है कि आपकी बलिदान जाए नहीं जाएगी। मामला खत्म। उसके बाद आगे आना चाहिए था, कोरोना की स्थिति बड़ी खराब है, फलाना है, हटा। उसके बाद ये इस पर चर्चा करना चाहिए था कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो रही है और सुरक्षा की तरफ से रोज रोज बढ़ता जा रहा है। इस पर किसी समाचार चैनल पर आया क्या? आपने किसी समाचार चैनल पर ये विशेषांक देखा? कोई आधा घंटा का स्टोरी, 10 मिनट का स्टोरी, 5 मिनट का स्टोरी देखा कि भाई पेट्रोल की दाम रोज रोज बढ़ने का कारण क्या है? आज एक आदमी फेसबुक लाइव में, डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी मेरे मित्र हैं, वो हमारे को मार्गदर्शन देने भी आते हैं। चूंकि अभी वो हवाई यात्रा में, वो अपने घर से बोल रहे थे कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने का कारण है कि कोरोना के इलाज में जो पैसा लग रहा है वो हम पेट्रोल और डीजल से ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने वो जो चीन, जापान, लंदन, पाकिस्तान से जो हवाई जहाज भेज करके विशेष विमान से जिन धन पशुओं को लाए थे, आपने उसके ऊपर अलग से टैक्स सेस लगाया क्या? जो ये लोग पैसा हड़प कर करके बैठे हुए हैं और आपको ठेंगा दिखा रहे हैं, क्या उनमें से किसी 1-2 लोगों की बैंक जब्त करके कोरोना में खर्चा किया क्या? आप गरीब आदमी जो कि किसान डीजल का इस्तेमाल करता है अपने खेतों में, क्योंकि कोरोना के मारामारी में आजकल किसानी ही एक रह गया। क्योंकि जो लोग कल कारखाने में काम करते थे वो सबके सब अपने गांव में गए हैं और खेती को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, खेती पर आश्रित होने के विचार कर रहे हैं। उन सब लोगों का डीजल आपने इतना महंगा कर दिया कि वो इस बात को सोच रहे हैं कि यार हम खेती में आए क्यों, क्योंकि अब डीजल उजल जैसे महंगा होगा लागत बढ़ जाएगी। आज मेरे है आलू वाला पहले कल से 7 रुपये ज्यादा बोल रहा था। मैं बोला क्यों? बोला सर रोज डीजल बढ़ रहा था। अब नहीं पूछ रहे, कल पूछ रहे थे कि कल आलू का दाम तो कम दे रहा था। मैं मतलब उसकी बात, वो लड़का था 15-20 साल का। चूंकि आजकल कोरोना में लोगों का रोजगार खत्म हो गया है तो उसके पिता उता कोई नौकरी करते होंगे, अब लड़के को मजबूरी में आनी पड़ती है। तो बच्चा छोटा सा है, प्यार से अंकल जी कहते हुए कुछ सब्जी उब्जी दे जाता है। अब लॉकडाउन से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो गलियों में खूब रिक्शा वाला घूम रहा है। तो हमने पूछा अरे आज कह रहे 5 रुपये महंगा दे रहा है? तो वो बोला कि अंकल जी वो डीजल कल कितना था और आज कितना बढ़ गया, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। तो मैं बोला कि चल भाई तू ले। मेरे पति बोले पूछते ना। मैं बोला बता तो दिया यार, अब क्या बोल रहा हूँ? हिंदी में बोला, तुमको समझ नहीं है क्या बोला? मैं बोला कि डीजल का दाम कल कितना था आज कितना था पता है? तो जब डीजल सरकार बढ़ाई नहीं पूछा, हम गरीब आदमी से आलू का दाम पूछ रहे हैं। मतलब उस छोटे से बच्चे के प्रश्न ने मेरे को निरुत्तर कर दिया। मैं बोला चल तू पैसा ले, आलू दे मेरे को। वो इसलिए को लागत बढ़ रहा है, डीजल का भाड़ा बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, किसान की किसानी पर बढ़ेगी। और आप कोरोना खेल रहे हैं। क्या इससे भी बड़ा आपातकाल की स्थिति आई है कि कोई भी आदमी, एक ना तो कोई राजनीतिक दल ना ही कोई वो आज चूंकि बिहार में चुनाव है तो लालू जी के बेटे को डीजल पर घूमते हुए आज मैंने समाचार में देखा। लेकिन वो अगर बिहार में जहाँ चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थोड़ा सा कोशिश की अमेठी में आने के लिए, क्या कोई आदमी समाचार चैनल समाचार ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन किया? क्योंकि कहा जाता है कि पत्रकार पब्लिक का प्रश्न पूछता है और पब्लिक का प्रश्न करता है। किसी पत्रकार को पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा, इस पे से सब विशेषांक चलाते दिखाया आप लोगों ने। अब इससे भी बुरी इमरजेंसी थी क्या? और अगर इससे भी बुरी इमरजेंसी थे तो मैं हृदय के अंतःकरण से चाहता हूं कि मेरे को वही वाली इमरजेंसी चाहिए जो 25 जून 1975 को लगा था। वो वाली इमरजेंसी मेरे को ज़्यादा प्यारा है, वो वाली इमरजेंसी मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो इमरजेंसी में इंसान की कदर थी। आज अघोषित इमरजेंसी और वो घोषित इमरजेंसी में आज का अघोषित इमरजेंसी ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा खराब है, मलाल तो योग है, धिकार नहीं योग है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। बड़े भाई श्री दिग्विजय सिंह को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। सुनीता चौधरी आपको भी नमस्कार। दिग्विजय भाई मेरे गार्जियन हैं, मेरे लिए आशीर्वाद है। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि मेरे बड़े भाई मुझको सुन रहे हैं। कोई गलती होगी तो जरूर सुधारेंगे। दिग्विजय भाई बहुत जल्दी चले जाते हैं, आपका नेटवर्क आज चला रहे और आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बना रहे। अगर कुछ गलती आप में लगे तो आप मेरे को टोकिएगा कि राकेश तू गलत बोल रहा है। आज का प्रश्न आपसे संबंधित है, आपके पार्टी से संबंधित है। मित्रों, समाचार चैनल को मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये RR एंटरप्राइज, RR एंटरटेनमेंट है।
हम लोगों के समय में बिना का गीत माला आता था। असल में हम लालच में गीत सुनते थे कि असल में अमीन सियानी बिनाका का प्रचार करता था। हमको लग रहा था कि गीत आ रहा है, हमें कौन सा गीत बज रहा था ये याद नहीं है, लेकिन बिनाका गीत माला याद आया। बाद में बोला कि बिनाका से होकर के शिवा का गीत माला आया। रेडियो शिलंग से अमीन सियानी का बहुत शानदार आवाज में आता था, ये रेडियो शिलंग है और आप सुन रहे हैं बिनाका गीत माला। गीतों के पैदान पर फलाने नंबर पर ये वाला गीत। मतलब गीत याद नहीं है, लेकिन बिना का शब्द याद है। बिना का गिल आता था, शिवा का गीत माला आता था। समाचार चैनल भी विज्ञापन के तरह ही समाचार दिखा रहा है। बहुत चालाकी से आज ये बताने का प्रयास किया गया कि 2006 में चीनी दूतावास ने 90 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया, लेकिन उसी समाचार चैनल पर यह नहीं बताया गया कि और कौन कौन सी कंपनियों ने भाजपा, सपा, बसपा और राजनीतिक दलों को पैसा दिया। ये किसी चैनल पर नहीं है। मैं चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों पैसा दिया, ये फाउंडेशन के लोग और चीनी दूतावास बताए, हम जैसे लोग उसमें नहीं करेंगे। वो आज इसलिए मैटर उठाएगा, मामला 2006 का है। 6 से 2020 में 14 साल पर समाचार पर नहीं आया, क्योंकि आज मामला भारत चीन से टसल चल रहा है। भारत चीन की सेनाएं आमने सामने हो रही हैं। हमारे 20 बहादुरों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो आज उस समाचार को चाशनी में लपेट करके आपके सामने परोसा जा रहा है कि चीन के दूतावास ने, भारत स्थित चीन की दूतावास ने 90 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया है। अब आप समझिए, 2006 के समाचार को आज दिखाने का कोई, ना तो आज 25 जून को दिया था, ना ही आज मंगलवार बृहस्पतिवार के दिन दिया था, ना ही कोई आज विशेष दिन है जैसे आज 25 जून विशेष दिन है क्योंकि आज इमरजेंसी लगी थी, इस पर चर्चा होता। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिन था, इस पर चर्चा होता। लेकिन 25 जून से उस चीनी दूतावास के पैसे का कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग को प्रभावित करने के, थोपने के लिए दिया जा चुका है। क्या इसको इमरजेंसी नहीं कहेंगे? क्या इसको ये नहीं कहेंगे कि अगर इमरजेंसी के टाइम में संजय गांधी से पूछ के समाचार चलाया जा रहा है तो आज के तारीख में किसको पूछ करके चलाया जा रहा है या किसके स्क्रिप्ट पर समाचार चल रहा है? क्या ये नहीं कहा जा सकता? क्या ये नहीं पूछा जा सकता? लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी होगी जब लोकतंत्र का हर आदमी से प्रश्न पूछे। वो ये ना देखे कि ये प्रश्न कांग्रेस को चुभती है कि भाजपा को चुभती है, क्योंकि चुभने की चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो फिर आप समाज को चूक जाएंगे। आप समाज के लिए कोई नज़ीर पेश नहीं कर पाएंगे, आप समाज के लिए कोई आइडियल पेश नहीं कर पाएंगे। मेरा ये प्रश्न है कि इमरजेंसी बहुत बुरी थी, इमरजेंसी होनी नहीं चाहिए देश में। लोकतांत्रिक मूल्यों की जिस तरह से हमें बोलने की आज़ादी है, हर आदमी को बोलने की आज़ादी हो, बोलने पर प्रतिबंध, लिखने पर प्रतिबंध, चलने पर प्रतिबंध, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई प्राण रक्षक दवा बना दें और उसकी क्लिनिकल जांच भी ना हो, कोई ड्रग का जानने वाला, कोई उसका केमिस्ट का विद्यार्थी तक भी उसको परखा ना हो और किसी से परमिशन ना ले गया हो, आप दवा मार्केट में निकाल दें क्योंकि आपको लग रहा है कि सरकार आपकी है तो आप दवा निकाल देते। डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी को सादर प्रणाम। चंद्रशेखर राय जी, आज मैंने आपका नाम का रेफरेंस लिया कि आज चंद्रशेखर राय जी डीजल के बढ़ते दामों के विषय में बताए कि वो क्यों बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि चंद्रशेखर राय जी शायद बाहर हैं, लेकिन आज आप दिख गए। मेरे लिए मेरा सौभाग्य है कि आप आ गए हैं। अगर आप अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दीजिए। मुद्दा आज पूर्वांचल विकास को मैंने नहीं रखा है क्योंकि आज 25 जून है और आज 25 जून में पूर्वांचल ने इमरजेंसी में बहुत कुछ खोया है। पूर्वांचल के लोगों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो मेरे गांव के ही थे। आप चंद्रशेखर राय जी तो जानते हैं और कई लोगों को मैं बता दूं, ये टाइगर तो खैर वहीं का है, वो तो जानता ही है। सुनीता चौधरी को बता दूं और लोगों को बता दूं। एक मिनट, श्री चंद्रशेखर राय, हाँ आइए चंद्रशेखर राय जी, आपका स्वागत है। मित्रों, चंद्रशेखर राय, डॉक्टर चंद्रशेखर राय बीच के बहुत बड़े समझदार व्यक्ति हैं। चंद्रशेखर राय जी जैसे लोग अगर कैमरे पर आकर के हमारे सामने दिखते हैं तो फिर हम जैसे लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। यही लोग बोलेंगे तभी कोई उसका सार्थकता होगी। हम क्या बोले, हमारा बोलना तो उसी तरह से होगा जो पीएचडी के सामने कोई ककहरा का विद्यार्थी बताता हो कि देखो मैंने कख लिख दिया। चंद्रशेखर राय जी का कैमरा कनेक्ट हो रहा है, जैसे चंद्रशेखर राय जी का कनेक्ट हो जाएगा वाएंगे। तब तक मैं जयप्रकाश नारायण जी को बता दूं। मित्रों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण लाला जाते थे और उनका जो गांव था उसका लाला टोला बोलते थे। हमारे यहाँ होता है ना पंडित टोला, पंडितपुरा, दुबे छपरा, तिवारी टोला, हमारे यहाँ ऐसा होता है। पंडितपुरा, तिवारीपुरा, मिश्री का मिल के ये सब जगह का नाम आता है। तो उसी तरह से जयप्रकाश जी के गांव का नाम था लाला टोला। मेरे हिसाब
का जन्म भी वो तो गंगा जी में चला गया। तो अब जो उनका घर बनाया गया है, स्कूल बनाए गए, बाग बगीचा बना गया है, जो का पूरा एसेट बना गया वो हमारे ही जमीन में है। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि हमको गरीब करने में जयप्रकाश जी का योगदान है, क्योंकि सैकड़ों बीघा खेत, एयरपोर्ट बन गया, हेलीपैड बन गया, बाग बगीचा बन गया, बालिका विद्यालय बन गया, ITI पॉलिटेक्निक बन गया। मतलब बहुत सारा लोकनायक जयप्रकाश के नाम पर हुआ है वहां पर। वो बहुत 4 फसल देने वाली जमीनें थी, लेकिन कोई बात नहीं, जयप्रकाश जी हमारे यहाँ के मणि थे, देश के रतन थे, उनके नाम पर अगर कुछ बना तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन लोकनायक जयप्रकाश ने जो इमरजेंसी में सब लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सरकार बनाया, जिन लोगों के जिम्मे सरकार दिया उन लोगों ने क्या इमरजेंसी के पहले से बढ़िया काम किया? मेरा प्रश्न ये है। चंद्रशेखर राय जी कृपया लिखिए, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपका कैमरा ठीक है तो क्या लिखिएगा, तब मैं आपको दोबारा बोलूंगा, क्योंकि उस वक्त बीच में ना आवाज डिस्टर्ब होती है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी से कह रहा हूँ, आप अपना आशीर्वचन दीजिए तब मैं आपको बोलूंगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो रहा है, बात डिस्टर्ब हो जाएगी। एनीवे, मैं चाहूंगा डॉक्टर चंद्रशेखर राय आगामी इमरजेंसी पर कुछ जरूर बोले। जो इमरजेंसी का आंदोलन चला था, लालू जी, नीतीश जी, ऐसे जैसे लोग निकले थे, बेड़ा गर्क कर दिया बिहार का। 15 साल लालू प्रसाद यादव ने किया, उसके बाद नीतीश कुमार आज तक कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि लालू 1990 के पहले की बिहार स्वर्णिम बिहार थी उस वक्त के, और आज के बिहार को, हम दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ यूपी वाले लोगों को भी लोग बिहारी कह देते हैं, इसलिए कि गाली नहीं दिया जा सकता, तो गाली का पर्यावचित बिहारी बन गया है। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव 15 साल राज के और 15 साल करीब करीब नीतीश कुमार का राज हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया। वो उसकी आलोचना करता, उसकी आलोचना करता, काम को नहीं करता। कोरोना की महामारी में जितनी भद पिटी बिहार की, पूरे देश के लोगों ने बोला कि भाई बिहारियों का क्या है, सड़क पर चल रहे हैं। एक भी दिन मुख्यमंत्री का ये बयान नहीं आया कि मेरे बिहारी मेरे भाई हैं, मैं गाड़ी लगा रहा हूं और आएंगे, जिस तरह से योगी जी ने सबसे पहले अपनी गाड़ी लगा दिया। इस तरह में एक बार भी नीतीश कुमार इस विषय पर नहीं विचार किए। वो इमरजेंसी से कम था। जिन लोगों को इमरजेंसी के बाद लॉन्च किया गया वो लोग किस तरह की सरकार चला, इस विषय पर विचार करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि इमरजेंसी इस देश में लगाना लोकतंत्र का हत्या था, और इस बात को कहीं से किसी भी रूप में किसी भी तरीके से उसको बढ़िया नहीं कहा जा सकता, उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी लगी तो हम सबों को इस विषय पर भी सोचना पड़ेगा कि इमरजेंसी के पहले और इमरजेंसी के बाद का क्या होगा। राय साहब का कैमरा नहीं दिख रहा, वो शायद आ गए। एनीवे, मेरा ये कहना है मित्रों, मेरा जो हेडिंग था कि आपातकाल कल, आज और कल, मतलब जो आपातकाल के पहले का कल था उसकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलना और उसका असर, इमरजेंसी के 21 महीने का असर, और 21 महीने के बाद आज तक के असर पर आप अगर बढ़िया से एक बार सोच लेंगे तो आपको लगेगा कि इमरजेंसी बढ़िया था, इमरजेंसी के पहले बढ़िया था। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि आपातकाल को किसी भी रूप में बढ़िया नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आपातकाल को बढ़िया नहीं कहा जा सकता तो आपातकाल के बाद वाले स्थिति को क्या कहा जाएगा, ये आप विचार करें, आप सोचें। समाचार चैनलों के इस बेरुखेपन पर किसी भी समाचार नहीं आ रहा है। सिर्फ हाँ, चंद्रशेखर राय जी का कनेक्शन मिल गया है। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर राय अपनी बात कहें। उनका कनेक्टेड तो बता रहा है, लेकिन अभी कैमरा दिख नहीं रहा है। एनीवे, जब तक चंद्रशेखर राय जी मैं बताऊं कि समाचार चैनलों की जो बेरुखी है, समाचार से नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार, आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ नमस्कार, अब आवाज आ रही है आपको? हेलो, बोलिए बोलिए। अच्छा हाँ, आप भी सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रहा है। नमस्कार। अभी मैं जब आपको देख रहा था तब चश्मा नहीं पहन रखा था, अभी अब जैसे ही वीडियो में आए चश्मा खड़क से आ गया, ये एक नई चीज दिखाई दी। राय साहब, आज का मुद्दा है इमरजेंसी कल, आज और कल। तो मतलब 25 जून 1975 से पहले, फिर इमरजेंसी 21 महीना 25 जून से 21 मार्च 77, और फिर 21 मार्च 1977 से 25 जून 1920, मतलब 2020 तक।
पर कुछ बात कहें, आपको पता ना कोई नेटवर्क में परेशानी आ रहा है राय साहब, बोलना शुरू करिए, हो सकता है नेटवर्क में। राकेश जी, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। और इमरजेंसी जब लगाई गई और जो हालात थे देश के, मुझे नहीं आइडिया है कि कितने लोग उसके विषय में जानते हैं। मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि मैं उन तकलीफों को सुन नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था। और मैंने बहुत सारे लोगों के संग काम किया है जो इमरजेंसी के हीरो भी रहे हैं, जैसे विद्याचरण शुक्ला बहुत उस समय सक्रिय हो गए थे, इंदिरा गांधी जी के बड़े नजदीक थे, तो उनको भी मैंने समझने की कोशिश करी। और मैंने सूरज भान जी जो गवर्नर थे यूपी के और हिमाचल के, मैं उनके संग एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी भी काम किया है, तो मेरे को बहुत सारे बातें उनके संग रह करके समझने को मिली। प्लस हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं या वीडियोस देखते हैं, उनसे एक अलग जानकारी मिलती है। उस इमरजेंसी का मुकाबला अगर आप किसी के साथ में करें तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी थी कि कौन आदमी कब अरेस्ट हुआ और कब मार दिया गया उसका कोई पता नहीं। ऐसे बहुत हजारों कत्लेआम हो गए जिनकी जानकारी नहीं है। आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैं मानता हूं कि उस समय के कुछ फर्जी लोगों के पास सत्ता आ गई और सत्ता के लालच में उन्होंने बहुत बुरा कृत किया, लेकिन जो जेन्युइन आदमी थे इमरजेंसी के अंदर, वो कब शहीद हो गए उनका पता नहीं। वो बहुत बहुत ही बुरा दौर था। उसके बारे में अगर आप सोचें, घर परिवार छोड़ करके कोई 50 दिन 60 दिन कहीं चुप रहा है, और कई सारी, बिहार के अंदर एक जेल थी, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा हूं, कि जिसकी पोस्टिंग इंदिरा गांधी ने वहां बिहार जेल में कर दी, वो समझिए उसकी लाश ही निकलती थी वहां से। बड़े बड़े लोगों को निपटा दिया। मैं सूरज भान जी का एक किस्सा बताना चाहता हूं, अगर मुझे आप 1 मिनट का टाइम दे तो। जी जी। सूरज भान जी को अंबाला से शिफ्ट किया गया बिहार में, और जब बिहार, उन्होंने मुझे ऐसा किस्सा बताया, और वो आंदोलन करते थे, पहले पीएनटी वगैरह में थे, फिर छोड़ करके संघ के और बीजेपी के संघ में जुड़ गए थे। और उस समय तो खैर बीजेपी नहीं बनी थी, संघ था। लेकिन जिस समय उनको अरेस्ट किया गया, तो बजाय हरियाणा या पंजाब, क्योंकि हरियाणा पंजाब एक होता था, बहुत पहले उसकी राजनीति करने वाले आदमी थे, तो बजाय वहां रखने के उन्होंने बिहार की एक जेल में रखा। और बिहार की जेल में उनको रोज पता चलता था कि आज ये आदमी को इन्होंने मार दिया, उस आदमी को गोली मार दी, इस आदमी को फांसी दे दी, ऐसे कह टॉर्चर करके मार देते थे। तो महीने में 1 दिन के लिए मिलने का समय दिया जाता था किसी को भी, कि वो एक अपने परिवार से एक बार मिल सकता है। तो लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, किसी तरह उनको एक कलम और एक कागज मिल गया था, लेकिन वो क्या लिख के दे रहे हैं, क्या आगे जा रहा है, क्या चिट्ठी ली है, सबकी स्क्रीनिंग होती थी। और उस समय कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और जज थोड़ा बहुत सुनवाई करते थे उस दौरान भी। मैं आपको एक जानकारी दूं, इस इमरजेंसी के बाद में भी, तो जब उनको लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी, तो उनकी बेटी मिलने के लिए आई और पराठे लेके आई। वो बोले कि कोई गोभी और आलू का पराठा लेके आई थी, 3 पराठा मेरे लिए, और महीने में 1 बार आती थी। तो मैंने 2 पराठा खा करके 1 पराठे के अंदर मैंने अपना पत्र डाल दिया कि साहब यहाँ पर मौत नाच रही है और किस समय किसकी मौत हो जाएगी कुछ पता नहीं, आप संज्ञान लीजिए, नहीं तो ये लोग यहाँ पर मर्डर कर देंगे सब लोगों का। और वो चिट्ठी को उन्होंने उस पराठे के बीच में डाल करके, फोल्ड करके उसको दे दिया कि मैं ये नहीं खाऊंगा बेटा, तुम मेरी तरफ से खा लेना और घर जाके खा लेना। चूंकि वहां सिपाही और सब फोर्स रहती थी, तो वो हर चीज को देखते थे। कोई कागज नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, पराठा वापस कर दिया, क्योंकि पराठा जांच करके आया था और जांच करके वापस चला गया। जब वो चिट्ठी, उनकी एप्लीकेशन वहां कोर्ट में दिया गया, तब जाकर के उनकी जान बच पाई। और उन्होंने बहुत सारे, का जो डर होता था वो बड़ा भयानक था। आज हम लोग कोई हालात चल रहे हो, हम लोग सत्ता के संग संघर्ष कर रहे हैं, कई जगह मजदूर बहुत पलायन होने के बाद दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी हम उसके संग कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों को इमरजेंसी के संग नहीं कर सकते, मेरा ये एक अनुभव है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। कल की इमरजेंसी थी, और इमरजेंसी शब्द जब भी आता है तो जो लोग इमरजेंसी के समय में रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं राकेश जी। वो उसका हम लोग कहीं मुकाबला नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं है वो, मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक बड़ा बुरा दौर था,
और इसके लिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस को या उसके संगठन के लोगों को एक बार आत्मचिंतन करके पूरे देश से वंस फॉर ऑल माफी मांग लेनी चाहिए और आगे कहानी करनी चाहिए। बट बार बार उसको जस्टिफाई करे, नहीं साहब ये चीजें ठीक है, ये गलत है, गलत है तो गलत है, उसके बारे में गलत मान लेना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। अरे सोनिया जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर माफी मांगी लिया था ना भाई कि गलती हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक समाज के लिए, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए विरोध था और उसमें जो भी घटना हुई उन्होंने उसके माफी मांगी। मैं कहता हूं इमरजेंसी पूरे देश के लिए था, उसमें कोई मांगना चाहिए और मैं कहता हूं इससे कांग्रेस को बल मिलेगा, क्योंकि उस समय का कोई व्यक्ति नहीं है और गलती हुई, आपको उनको कहना चाहिए कि कुछ ऐसे कड़े निर्णय लिए गए जिससे देश का नुकसान हुआ। अब वो किस परिस्थिति में लिए गए थे, क्यों लिए गए थे, उस समय हम थे नहीं, लेकिन वो हुआ, उसके लिए हमको खेद है, हमको दुख व्यक्त करता है और एक बार में खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये 25 जून हर बार आएगा, हर बार ये टीका लगेगा हमको और हर बार कालिक लगेगी, इससे निकलना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। इमरजेंसी मेरा ये आप तो इमरजेंसी की तकलीफ बताए, मेरा जो आज का हेडिंग था, मैं देखिए मैं पहले ही बोला था कि उस तकलीफ पर तो चर्चा किया ही नहीं जा सकता। इमरजेंसी की तकलीफ का, उस यातना का, प्रताड़ना का वर्णन हम जैसे से होगा ही नहीं, क्योंकि जाके पाँव ना फटी विवाह ईसो का जाने दर्द पर आई। मेरा प्रश्न था कि इमरजेंसी के बाद जो हालात बने, आज जो अघोषित इमरजेंसी है और उसको जो घोषित इमरजेंसी थी, दोनों में आप अंतर बताइए। आज कौन सा स्वतंत्र मीडिया है, आज कौन सा प्रतिष्ठान स्वतंत्र है, कौन सी एस्टेब्लिश स्वतंत्र है? मेरे हिसाब से मैं तो समझ रहा हूँ कि पहले और आज में कोई अंतर नहीं है, पहले घोषित था, आज घोषित है, इस विषय पर ऐसा बोले। राकेश जी, अघोषित अगर इमरजेंसी होती तो आप बोल नहीं रहे होते। एक बात को समझिए, आप अगर आप बोल पा रहे हैं इसका मतलब इमरजेंसी नहीं है। और आपके चैनल या आपके जो पेज के माध्यम से पूर्वांचल के बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से पोर्टल हैं जिसके साथ में 1-1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो वायर मीडिया हो, चाहे बीबीसी का है, ऐसे हजारों बहुत से पत्रकार लोग अब आज की तारीख में पोर्टल चला रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बात कर लें एक दिन के अंदर बोलने वाले लोगों का, तो किसी छोटे मोटे जो टीवी चैनल है उससे ज्यादा संख्या में लोग उसको देखते हैं। और अगर ये अघोषित इमरजेंसी होती तो मैं और आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैंने देखा है जिस बेबाकी से आप अपनी बातों को रखते हैं सरकार से बिना डरे, वो ये महसूस कर रहा है कि सरकार में लोकतंत्र है और आप जैसे लोगों को बोलने की आजादी है। नहीं तो आज हम में और आप, हम जो बात कर रहे हैं, हमको किसी दिन फिक्स करते, क्योंकि सरकार सब कुछ देखती है। हम लोग जो बोलते हैं, हम जो लिखते हैं, हम लोग सरकार के बारे में बोलते हैं, वो सब कुछ लिखती है। और आज इसका विरोध हो रहा है और विरोध करके लोग, मतलब पार्टियां सरकारें बना रही हैं। इमरजेंसी का मतलब होता है न सरकार बनेगी न मीडिया, ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि कुछ मीडिया, अगर आप रवीश कुमार जी को देखें तो लगातार उनको वॉच करें आप, तो उनका काम केवल विरोध करना नहीं है, उनका काम सरकार के विरोध में कैसे लोग आगे बढ़े, ये भी काम है। आप देख लीजिए, मैं उनको कुछ वीडियो आपको भेजता हूं, आप देखिएगा अपनी ही बात 10 दिन पहले जो बात वो कह रहे हैं, अगर वो बात मान ली गई है तो उसी को इन्होंने कह दिया, देखो भाई साहब ये काम हो गया। तो ऐसे पत्रकार भी बैठे और खूब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना कि एनडीटीवी के किसी आदमी को फांसी दे दी गई है, आप बताइए किसी को फांसी दे दी गई तो। और रही बात दूसरे मीडिया की, आज की तारीख में कौन मीडिया, तो मीडिया नहीं है, मीडिया एक बिजनेस हो गया है। मीडिया एक बिजनेस हो गया कि क्या बिक रहा है, तो बेचने वाले को आप गाली दीजिए, इसके लिए सरकार को गाली देना है। सरकार यही मीडिया था, कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छा बोलता था, हमको गलत बोलने लग गया। कभी कभी ऐसी भी चीज आती है जो सरकार के खिलाफ जाता है। तो कौन आदमी किस स्वार्थ के लिए कौन सी अपनी अस्मिता बेच रहा है, उसको गाली देना चाहिए, सरकार को गाली नहीं देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, बात समझ रहे हैं मुझे, बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक आप अपने तरफ से ठीक है, मैं गलत हूँ इसका मतलब थोड़ी है कि मेरी एयरटेल कंपनी गलत है जिसने नेट मेरे को दिया हुआ है, वो नहीं। मेरा ये कहना है कि देखिए,
अब मैंने आप आइए, उसको कहा ही नहीं तो मैंने समाचार चैनल के लिए कहा कि आजकल समाचार चैनल आरआर इंटरटेनमेंट हो गया है। बिल्कुल आपके सामने कहता हूँ, आरआर का मतलब रिलायंस रामदेव इंटरटेनमेंट। तो आप गाली दीजिए ना, चैनल कौन मना कर रहा है आपको? मैं वही कह रहा हूँ कि आज आप मुझे बताइए, आप अपने प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं और मैं नहीं सुन रहा हूँ आपकी, मैं आपकी बात को कहीं ना कहीं काट रहा हूँ। ये मेरे मन में, अगर मैं आपकी स्तुति करने लग जाऊं तो आपको गाली नहीं देना चाहिए, मुझे गाली देना चाहिए कि यार मैं भी ऐसा ही हो गया जैसे आपकी बात सुन रहा हूँ। इसमें सरकार को कहना मेरा ये कहना था, मैं समाचार चैनलों के प्रेजेंटेशन से बिल्कुल दुखी। अभी मैं देखो, और लॉकडाउन में मैं 2 घंटा शाम को समाचार देखता हूँ, दिन भर नहीं देखता, क्योंकि एक ही समाचार सवेरे और शाम को एक ही टेप चलता है, एक ही विजुअल वो लद्दाख से रिपोर्टिंग चल रहा है। आप बताइए आज का कंटेंट में, मैं सरकार को दोषी नहीं माना, आपने कहा मैं समझ लिया। अब बात करते हैं समाचार चैनलों पर। क्या आज समाचार चैनलों को 25 जून 1975 की विशेषांक नहीं बतानी चाहिए? विश्वनाथ प्रताप सिंह बुरे थे, अच्छे थे, खराब थे, मैं उनको अच्छा कहूं, खराब कहूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारत के वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे। क्या एक 10-15 मिनट का समाचार विश्वनाथ प्रताप पर आज नहीं चलना चाहिए था? सरदेव चंद्रशेखर जी का जन्मदिन होता है, उस दिन नहीं चलता। लोकनाथ जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर नहीं चलता। अमिताभ बच्चन कौन से साबुन से नहाया, उसके बाथरूम के बाहर का टोटी का गिरता हुआ पानी समाचार कहता है कि आपके चैनल पर एक्सक्लूसिव अमिताभ बच्चन के बाथरूम के टोटी का पानी नलके में जाता हुआ, ये आप दिखाते हैं और ये नहीं दिखाते। ये समाचार गलत है कि नहीं है? दूसरा मैं कह रहा हूँ, एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी। देखिए, मैं राजीव गांधी फाउंडेशन का मेंबर नहीं हूं, ना ही मुझे सोनिया, राहुल, प्रियंका से कोई लगाव है, मैं खूब उनका विरोध करता हूँ। लेकिन 2006 में चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपया डोनेशन दिया। आज क्या जरूरत थी, क्या रेलेवेंट था आज ये कहने का? 2006 का मामला 2020 में, ना तो आज 25 जून कोई विशेषांक था, ना वो था। मतलब आप बिल्कुल जिस तरह से अमीन सियानी बिना का गीत माला पेश करते थे, आप भी कुछ पेश कर रहे हैं, लोगों का डाइवर्ट कर रहे हैं, इस पर कुछ राय दीजिए। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि समाचार पत्र अब रहे नहीं, समाचार लिखने वाले रिपोर्टर रहे नहीं। जिनकी कलम में ताकत होती थी और बड़ी बेबाकी से लिखते थे, उनका सम्मान भी होता था। आज समाचार पत्रों को अगर आप समाचार चैनल को अगर देखें तो आप कॉमेडी शो या हॉरर फिल्म का जो शो आता है उनसे उनकी तुलना कर सकते हैं। इसलिए 90% लोग 90% लोग समाचार देख नहीं रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो इस हिसाब से चल गई है कि मेरा देखने वाला व्यूअर, मेरी टीआरपी कैसे बढ़ रही है, उसको कैसे बढ़ाऊं। समाचार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कभी भी बायस नहीं होता है। समाचार का मतलब समाचार दिखाना। आज 2 लोगों की बहस हुई जिसमें चंद्रशेखर जी और राकेश जी शामिल थे। उन्होंने ये बात कही, इन्होंने ये बात कही, ये तो हुआ समाचार। और दूसरी क्या हुई, 2 लोगों की बहस हुई और चंद्रशेखर जी के मत से मैं बहुत सहमत हूं और चंद्रशेखर जी ने धुआं उड़ा दिया और चंद्रशेखर जी बहुत अच्छा कर रहे थे और चंद्रशेखर जी ने ये किया। ये समाचार नहीं हुआ, ये एक तरह से वंदना हो गई मेरी। अब किसको क्या चीज सूट कर रही है, किसका बाजार में कैसे माल बिक रहा है, ये उसका बेचने का तरीका है। क्योंकि अब चैनल जो है, पहले समाचार पत्र क्या होता था, उसको लिखते थे, उसकी लागत कम आती थी, लोगों में बढ़ जाता था, पैसा मिल जाता था, 20 पैसे में पढ़ लेते थे। आज चैनल चलाने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए कई सौ करोड़ का खर्चा आता है। उस कई सौ करोड़ के खर्चे को देखने के लिए एक टीआरपी बना दिया गया। वो टीआरपी मिलेगी तो विज्ञापन मिलेगा, विज्ञापन मिलेगा तो चलेगा। तो विज्ञापन देने वाला कैसी खबर चाहता है, वो मैं और आप तय नहीं करते। विज्ञापन देने वाला कहता नहीं नहीं साहब, मैं रामदेव के तरफ से 500 करोड़ रुपए विज्ञापन आ रहा है, आप अगर रामदेव की खबर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे राकेश परमार जी, वहां पर क्या करेंगे चंद्रशेखर राय जी, और क्या करेगा चैनल वाला? आप समझिए। आप मालूम है आपको, कम से कम पिछले 4 महीने में कम से कम 10 चैनल बंद हो गए, 15 चैनल बंद हो गए, आपको आइडिया नहीं होगा। आप शुरू के अगर 4-5 देखे हैं तो उसके अलावा जो 150 चैनल है उसमें से 20 चैनल बंद हो गए पिछले 4 महीने में। और अगर ये एक महीना और ऐसी रही स्थिति तो मुश्किल से 3 या 4 चैनल रह जाएंगे। तो किन के चैनल हैं जो फ्री में 5-7-10 करोड़ रुपया हर महीना
गला सकते हैं वो लोग चला पा रहे हैं, जो नहीं गला सकते वो नहीं चला रहे हैं। तो जो चला रहे हैं उनको जैसी खबर ठीक लगती है वैसे चलाएंगे। इसमें हम अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम आरोप लगाएं किसी सरकार पे, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपकी वो डीजल वाली बात सुन रहा था, मैं सोच रहा हूँ उस पर भी कुछ बोलूं आपको। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आप कह रहे थे कि कल आप अपनी पत्नी के संग सब्जी लेने गए और वो उसने अचानक 5 से 7 रुपया किलो बढ़ा दिया। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पिछले 18 दिन में बूंद बूंद करके बढ़ा है। उसको बाद में पता चला अचानक कि बढ़ गया दाम, ऐसा नहीं था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन ठीक है, वो अगर ये बात कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है तो ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। मैंने पहले भी अपने संबोधन में कहीं कहा था और मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल को जब हम लोग यूजर के पास लेके आते हैं तो चाहे वो कच्चे तेल के रूप में आ रहा हो और उसके बाद प्यूरिफाई करके जब हम लोग भरने के लिए देते हैं तो दोनों का दाम एक बराबर होता है, एक बराबर होता है। पहले की सरकारों ने 30 रुपए का अंतर रखा था डीजल और पेट्रोल का, और उसके पीछे मंशा ये थी कि ये किसान इस्तेमाल करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि पिछले 30 साल पहले या 40 साल पहले अगर आप बात करें तो बिजली की व्यवस्था नहीं थी हमारे पास बहुत ज्यादा। आज करीब 90% जगह पर करीब 70 से 75% टाइम बिजली आती है। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं 25% बड़ा कह रहा हूँ कि नहीं आती होगी, और 5 से 7% जगह ऐसी भी होगी जहाँ बिजली का खंभा भी नहीं खड़ा होगा। बिजली आना जाना तो बहुत दूर है, दूर दराज क्षेत्र जैसे उत्तराखंड या लद्दाख या कहीं कुछ एरिया हो सकता है, पर वहां खेती भी इतनी होती है कि नहीं होती मालूम नहीं। और दूसरी बात क्या था, जो 30 रुपए का मार्जिन रखा हुआ था उस बीच में, उसका कारण यह था कि बिजली नहीं थी और किसान पूरी तरह से डीजल पर निर्भर था। जितना भी सामान आता था वो ट्रक से आता था, और जो बड़े शहर थे उसमें चाहे बस हो टेम्पो वो भी डीजल पे चलता था। तो पब्लिक यूटिलिटी भी डीजल पे चलती थी, रेलगाड़ियां भी डीजल पे चलती थी, और दूसरी चीज किसान के लिए भी डीजल था। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ, ट्रेन भी बिजली से चलने लगी, कोयला और डीजल खत्म होना शुरू हुआ, बहुत सारे स्टेट को बिजली मिलनी शुरू हो गई, तो पंप के अंदर कितना लगेगा डीजल उसकी कमी आई। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की मामला जो है, जितने भी ट्रक हैं वो आज भी डीजल से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हिंदुस्तान में डीजल की गाड़ियों की बिक्री भयंकर रूप से बढ़ी। अगर उसका दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 30% गाड़ियां ली जाती हैं पेट्रोल की और 70% जो बिक्री होती है वो होती है डीजल की। अब मैं बात करता हूं, जो 70% डीजल की गाड़ियां लेते हैं लोग, वो कौन लोग लेते हैं? ट्रक की बात छोड़ दीजिए, वो सब बड़े लोग लेते हैं। गाड़ी कौन लेगा? गाड़ी वो लेगा जो इंडस्ट्री चला रहा है, जिसके पास इतनी इनकम है ये 2-2 करोड़ की गाड़ियां वो डीजल पर चलती है, मर्सिडीज, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर सब डीजल वाली। वही नहीं, आप छोटी से बड़ी गाड़ी की बात करें, ऐसे 50 ब्रांड है जो डीजल में चल रहे हैं, जिसकी संख्या भयंकर है, कई करोड़ गाड़ियां चल रही हैं। अब जो उसमें डीजल पड़ता है वो सब्सिडी का आनंद ले रहे थे, 25 रुपया, 30 रुपया, फिर धीरे धीरे 10 रुपया। तो सरकार ये सोचती है कि असली आदमी जिसको चाहिए उसको ठीक तरह से पहुंच नहीं रहा है, उसको जितनी जरूरत है वहां पर पहुंच नहीं रहा है। लेकिन आनंद कौन ले रहा है? ये लोग ले रहे हैं जिसके पास सक्षम है, और ये लोग हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। अभी समझे, पर्यावरण की समस्या भी डीजल के अंदर पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा है। तो सरकार ने धीरे कर कर के उसको एक लेवल पे लाया। अब बात आती है कि साहब सब्जी महंगी हो जाएगी, दूध महंगा हो जाएगा। जब सिलेंडर को सब्सिडी हटाई गई, आपको ध्यान में होगा, तो बहुत बवाल मचा कि सब्सिडी हट रही है, बड़ा बवाल हो, और धीरे धीरे लोग उसके संग रहने लग गए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर डीजल बढ़ गया है तो सरकार आने वाले समय में किसान के लिए कुछ ऐसी सब्सिडी देगी जिसके अंदर किसान का पेट्रोल और डीजल के बीच का जो मार्जिन है, उसका अगर साल का टोटल मार्जिन से 10,000 रुपया लगता है या 12,000 रुपया लगता है, वो सब्सिडी के रूप में निश्चित रूप से उसको देगी, चाहे वो कैश सब्सिडी दे और चाहे वो किसी और टैक्स के ऊपर उसको समाहित करे। जहां तक बात है ट्रक्स की, जहां मतलब दूसरी बात मैं करता हूं, या इंडस्ट्रियल की बात करता हूं, जो बिना डीजल के चल नहीं सकती है, जहां पर इक्विपमेंट नहीं चल सकते, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार इस पे काम कर रही है। चाहे वो रोड टैक्स का मामला हो या
जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये ट्रकों के माध्यम से, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी रिलीफ आने वाली है जो आपको मार्जिनल होगा। कुछ तो महंगाई बढ़ेगी लेकिन काफी रिलीफ होगी। अब ये आप समझिए कि जब 70%, आप समझिए 70% जो डीजल था वो इन गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा था जिसको सब्सिडी की जरूरत नहीं थी। आज वो पैसा बचेगा तो देश के काम आएगा। राकेश जी, मैं यही बात बता रहा हूँ और हम लोग फिर आपके चैनल पे बैठ करके मैं आपको एक दिन प्रूव करूंगा, देखिए साहब मैंने ये बात कही थी सही हुई कि नहीं हुई। अब एक बात मेरा प्रूव करें, नरेंद्र मोदी जी का नंबर है आपके पास? मैं नंबर देता हूँ 23018939। ना ना ना, मैं उनको फोन करूंगा कि आप ये पात्रा सात्रा को बेमतलब उतारते हैं, लबेद बात करता है। चंद्रशेखर राय को बुलाइए, आपकी बात जितना चंद्रशेखर राय रख सकते हैं उतना ही यात्रा पत्र रख नहीं सकता। मतलब पात्रा से बढ़िया हमारे चंद्रशेखर राय है। अमित शाह को मैं फोन करता हूँ, नड्डा साहब का नंबर मेरे पास है, उनका मोबाइल नंबर है, कि नड्डा साहब या तो आप चंद्रशेखर राय को भाजपा का प्रवक्ता बना ले, सबसे बढ़िया भारत सरकार का प्रवक्ता बनाए, क्योंकि आपने जितना बढ़िया से भारत सरकार का पक्ष रखा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारत सरकार का ऑफिसर प्रवक्ता इतना बढ़िया से पद रखता। इसी को कहते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर राय। धन्यवाद। अपनी बात अपने ढंग से सटीक और बढ़िया। डॉक्टर साहब, कल फिर वही पूर्वांचल का मुद्दा होगा। आज तो इमरजेंसी पर हमने पूर्वांचल को छेड़ा नहीं, छुआ नहीं। कल एक बार आप जरूर कुछ बढ़िया हमको एडवाइस दीजिएगा, जिस तरह से आज आपने हमारा दिमाग खोला। मेरा कहना ये नहीं था कि सरकार गलत करे, मेरा ये कहना था हम लोकतंत्र के पुजारी लोग हैं, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पड़ोसी रहा है और जो चंद्रशेखर जी को वोट किया हुआ है, वो इमरजेंसी को इंडोर्स कर ही नहीं सकता, किसी भी मन से इमरजेंसी को नहीं कर सकता। लेकिन वो आदमी दुखी मन से कह रहा है कि तब की इमरजेंसी और आपके इमरजेंसी, तब के नेता और आज के नेता में क्या अंतर है। हम उस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ये नहीं था कि उनके बनाए हुए आदमी बिहार, जहाँ वशिष्ठ नारायण हो, जहाँ के बुद्ध हो, वहां का शुद्ध अंगूठा टेप वाले को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, खींच खाच के मैट्रिक पास वाले को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाएगा और 6वीं में 6 बार फेल उप मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी कल्पना लोकनायक जयप्रकाश नारायण की नहीं रही। राकेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा दुख होगा सुन करके, आज की तारीख में मीडिया में जो भी काम कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, जो जिनका मतलब एडिटर की बात कर लीजिए, सब एडिटर की बात कर लीजिए, रिपोर्टर की बात कर लीजिए, एंकर की बात कर लीजिए, जितने प्रमुख मीडिया हैं आप हैरान होंगे, उसमें 65 से 70% जो लोग हैं वो बिहार और यूपी के लोग हैं। विडंबना ये है कि वो सब कुछ समझते हैं लेकिन वो फिर से वही व्यवसायीकरण के कारण इन चीजों को नहीं चलाते। और इसके लिए राकेश जी हम लोग को एक मुहिम छेड़नी चाहिए जिसमें हम लोग उनको मेल करें। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि अगर हमारे पास संख्या है और उस संख्या से अगर हम लोग मेल लिखते हैं किसी भी पोर्टल पर ये बताने के लिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो आपका संगठन इतना मजबूत होना चाहिए। मैं आपको एक घटना बता दूं, 1 मिनट है टाइम आपके पास या कल करें बात? समय आप जैसे लोगों के लिए कब तक है? आपको सोना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। नहीं, हम इस पे कल चर्चा करेंगे, जब समय रहेगा तो ठीक से चर्चा करेंगे। लेकिन समय है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और चाहे वो पीएमओ हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे मीडिया हो, लिखने की ताकत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा से ज्यादा लोग लिखें, 1 बार लिखें, 2 बार लिखें। बेहाया समझते हैं ना, बेहाया कहीं लिख दीजिए जम जाता है, तो बेहाया स्टाइल में लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाके समझ में आएगा इन लोगों को। आप लिखने का प्रयास करिए। और मैं इससे संबंधित आपको कल एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत सच्ची घटना है, इसी सरकार के साथ में हम लोगों ने लिख के पाया है। और इसी के साथ में मैं धन्यवाद, आपने बड़ा सम्मान दिया। मेरी कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए क्षमा। ऐसे लोग मुझे सम्मान कर रहे हैं, ये मेरे लिए अंतराने अगराने वाली बात है। खैर मित्रों, आज तो बात था इमरजेंसी, कल, आज और कल पर डॉक्टर चंद्रशेखर राय अपने हिसाब से बिल्कुल बढ़िया कहा, इनका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण मेरे पड़ोस के थे, चंद्रशेखर जी मेरे सांसद थे, हम इमरजेंसी को इंडोर्स तो सोते हुए भी नहीं कर सकते, नशे में भी नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल होश हवास के आदमी हैं। लेकिन मुझे दुख है कि हमारा पड़ोसी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ये नहीं सोचा था कि उनके आंदोलन से उपजे लोग बिहार उत्तर प्रदेश की बेड़ा गर्क
नहीं है। इमरजेंसी बिल्कुल बुरी थी, बिल्कुल सही मान लिया जाएगा, लेकिन अभी क्या बढ़िया है ये आप पर छोड़ता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे मारा, आप सबों से मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इमरजेंसी को इंडोर्स नहीं कर रहा। मैं इमरजेंसी को इस लोकतंत्र, इस देश पर काला धब्बा मानता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा कभी इस देश में इमरजेंसी की कल्पना किसी के मन में सोच भी ना आवे। लगाने की तो बात ही बड़ी दूर है। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जिस तरह से मैं फ्री बोल रहा हूँ, हमारे देश के पत्रकार, अफसर, नेता, मीडिया भी इतनी ही फ्री बोले, जनता की आवाज़ उठावे, जनता का मुद्दा उठावे, अपने प्रायोजक और विज्ञापन दाताओं की ना करे, क्योंकि उसका समाचार मैं देखता हूं तभी विज्ञापन आता है, मैं देखना बंद कर दूंगा विज्ञापन बंद हो जाएगा। ये मूल हमारे समाचार चैनल वालों को समझना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा। चाइना का बायकॉट अगर आप करेंगे तो चाइना भी हारेगा। चाइना के लिए कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज आप चीन की मोबाइल नहीं पटक सकते, लैपटॉप नहीं जला सकते, तो कम से कम चाइनीज ऐप को तो रिमूव कर सकते हैं, चाइनीज ऐप को तो अपने मोबाइल से हटा सकते हैं। अगर एक बार 100-200 करोड़ भारतीय, हमारे 100-125 करोड़ भारतीय, उसमें से 1-2 करोड़ लोग भी अगर चाइना के ऐप को आज अभी इसी वक्त एक करके हटा दें, चाइना को समझ में आ जाएंगे कि भारतीय एक हो गए हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि अभी भारत में से ही चाइना के पक्ष में कितने लोग बोलने वाले हैं, तो ये मोबाइल का हमारा ऐप का रिमूव करेंगे, तो फिर चाइना हमारे पैसे से हमको दबाता रहेगा और कोरोना से भी बड़ी भारी बीमारी बढ़ता रहेगा। आप सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, आनंद रहें, चीन का बायकॉट करते रहें, हर स्तर पर चीन पाकिस्तान का बायकॉट करें। अब तो नेपाल का भी बायकॉट करने का समय आ गया है, क्योंकि नेपाल भी चीन के चाल में फंस गया है। लेकिन वो अपना भाई है, चंगुल में फंसा हुआ है, हमें उसको उबारना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि पशुपतिनाथ का कृपा नेपाल पर बना रहे और आप सबको बना रहे। हारेगा कोरोना, जीतेगा हमारा हिंदुस्तान, भारत महान। आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम।